सिंड्रोम में। स्टेजेस की बात करें तो इसमें 3 तरह की स्टेजेस होती है, नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल स्टेज होती है। नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि जो है रिफ्लेक्स कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं और ना बंदा नॉर्मल हो जाता है, उसकी वाइटल ऑर्गन्स की परफ्यूजन जो है ना नॉर्मल हो जाती है। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या है कि जो है ना अगर अंडरलाइंग जो मैकेनिज्म है वो जो है ना उसको ठीक नहीं कर पाए तो जो है ना शॉक प्रोग्रेसिव स्टेज में चला जाता है। टिश्यू की हाइपोपर्फियन होती है, सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज आना स्टार्ट हो जाती है, सिरोसिस स्टार्ट हो जाती है। रिवर्सल स्टेज में जो है ना टिश्यू हाइपोक्सी और टिश्यू इस हद तक हो गई होती है कि जो है ना इवन हीमोडायनेमिक डिफेक्ट्स अगर ठीक भी कर दिए जाए तो जो है ना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता पेशेंट का, डेथ हो जाती है। नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में जो ना कौन से मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं जो कि हमारे कार्डियक आउटपुट और बीपी वगैरह को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स है, कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं, एडीएच रिलीज होता है जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन कराएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन जो कि सॉल्ट एंड फ्लूइड रिटेंशन कराएंगे, ठीक है, और सिंपैथिक स्टिमुलेशन होगी। और इसमें नेट इफेक्ट इसका क्या आएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, किडनी जो है ना फ्लूइड कंजर्व करना स्टार्ट कर देगा, जो क्यूटेनियस वेसल्स है उनकी कंस्ट्रिक्शन होगी जिसकी वजह से शॉक की स्किन कूलनेस और पैलर होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि उसमें वार्म और फ्लश स्किन होती है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन स्किन की वेसोडाइलेशन की वजह से क्यूटेनियस वेसल्स की। और जो हमारे ये हैं कोरोनरी और सेरिब्रल वेसल्स हैं जो कि वो सिंपैथिक उसको सिंपैथिक स्टिमुलेशन के लिए जो है ना इतने सेंसिटिव नहीं होते, इस वजह से ये जो सिग्नल्स वगैरह हमने जनरेट किए थे उनकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स आए थे इन मैकेनिज्म की वजह से, इन मैकेनिज्म की वजह से जो इफ़ेक्ट आए थे इनकी वजह से क्या होता है कि जो है हमारा हार्ट और ब्रेन की तरफ ब्लड जो है ना फ्लो बढ़ जाता है, तो वो जो है ना इंटैक्ट हो जाते हैं, लाइक वो सर्वाइव कर जाते हैं फिर ऑर्गन्स। इसके बाद प्रोग्रेसिव अगर जो है ना अंडरलाइंग हमने कॉज रिलीव नहीं किया तो मैकेनिज्म फेयर हो जाएंगे और शॉक जो है ना प्रोग्रेसिव स्टेज में चला जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, जो जब हाइपोक्सिया होगा तो जो है ना ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक पे चली जाएगी, एनारोबिक पे जो है ना फिर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, एसिडोसिस होगी, पीएच कम होगी और जो है ना वेसोमोटर रिस्पॉन्स जो है ना वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्टरियोल्स जो है ना डायलेट करेंगे और ब्लड की पूलिंग हो जाएगी। जब ब्लड की पूलिंग होगी स्ट्रेस से होगा तो मैंने पहले बताया कि इसकी वजह से क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, डीआईसी होगा, ठीक है। और जो इरिवर्सिबल स्टेज है उसमें क्या होता है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स आते हैं, वो लीक करते हैं और ना वो डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस्कीमिक बाउल जो बाउल इन्फेक्टेड है उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल फ्लोरा है वो ब्लड में रिलीज होता है, बैक्टीरियमिक शॉक हो जाता है, इसके अलावा किडनी फेलियर होता है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी फर्दर कम हो जाती है कॉज ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस बढ़ने की वजह से। मोर्फोलॉजी की बात करें तो उसमें हाइपोपरफियन होगी और थ्रोम्बोसिस होगी, माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस, ठीक है। और जो है ना ये स्पेशली ब्रेन हार्ट किडनीज और एड्रीनल्स और जीआई को जो है ना मोस्टली इफेक्ट करती है। जो फिब्रिन थ्रोम्बाई भी बनते हैं लेकिन वो जो ज़्यादातर किडनी ग्लोमेरुलाई में मिलते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकल सेल लिपिड डिप्लीशन इस वजह से होती है क्योंकि स्ट्रेस वगैरह चल रहा है तो स्टोर्ड जो लिपिड पड़े होंगे उनको जो है ना वो स्टीरॉयड सेंसेस के लिए यूज़ करनी स्टार्ट कर देगी हमारी बॉडी। इसके बाद जो है ना शॉक लंग में ये है कि नॉर्मली जो है ना लंग जो है ना हाइपोक्सिया के लिए हाइपोक्सिया के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लंग पे ज़्यादा वो नहीं करते, इफ़ेक्ट नहीं डालते, लंग जो है ना रेजिस्टेंट होता है। लेकिन जो है ना इन शॉक वगैरह की कंडीशन में जो है ना डिफ्यूज एल्वियुलर डैमेज जो है ना प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो बाकी सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, सिर्फ ना हमारा इसका जो डैमेज है न्यूरॉन का और हार्ट का जो डैमेज है वो रिकवर नहीं हो सकता, बाकी रिकवर हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में जो हाइपोवोलेमिक शॉक है और कार्डियोजेनिक शॉक उसमें जो है हाइपोटेंशन होगी, वीक रैपिड पल्स होगी, टैकिपनिया होगा, उसके सांस तेज चल रही होगी, कूल क्लैमी स्किन होगी, सियानोटिक स्किन, और सेप्टिक शॉक में जो है वार्म और फ्लश स्किन होगी पेरिफेरल वेसोडाइलेशन की वजह से, ठीक है। तो समरी में शॉक की डेफिनेशन है, उसके मेजर टाइप्स हैं शॉक के, जो है ना हाइपोक्सिक टिश्यू इंजरी कॉज कराता है और जो है ना इसमें सेप्टिक शॉक में पैथोजेनेसिस में बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन की वजह से क्या है पहले एंडोथेलियम एक्टिवेट होगी, वेसोडाइलेशन होगी, एडीमा होगा, डीआईसी होगा और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स होंगी। तो अब ये ना पेपर में इसका शॉक का सिनेरियो लाजमी आता है, शॉक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका जो सिनेरियो आता है वो उसमें कुछ सिम्टम्स हैं याद रखने वाली, वो आपने कैसे याद रखना है। अगर कहा हुआ कि फीवर है और लैक्टिक एसिडोसिस है, ठीक है, तो सेप्टिक शॉक है। और अगर कहा हुआ हो कि एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड डेथ है तब भी सेप्टिक शॉक ही है। अगर ऐसा हो कि जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, सिनेरियो में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और जो है ना इन्फेक्शन हुआ है और फिर डेथ हुई है 2 दिन के बाद, यानी कि 1-2 दिन बाद, तो फिर हम कहेंगे कि सेप्टिक शॉक है, क्योंकि इन्फेक्शन प्लस सेप्टिक शॉक जो है ना ये तो कॉम्बो है।
इसके बाद अगर ऐसा हो कि ना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है लेकिन ऑन स्पॉट डेथ हुई है, फ़ौरन डेथ हुई है, तो वो हाइपोवोलेमिक होगी क्योंकि प्लाज्मा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और ना जो है ना पेशेंट जो है ना डाई कर जाएगा। अगर ये कहीं कि टेकिपनिया वगैरह सांस तेज़ है, उसका जो है ना वीक कोल्ड क्राइम स्किन हो, तो ये हाइपोवोलेमिक वगैरह हो गया, ठीक है। और एक और बात यह है कि जो हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक दोनों शॉक में जो ना स्किन होती है वो कोल्ड होती है, ठीक है, जबकि एनाफिलेक्टिक और सेप्टिक इन दोनों में जो ना हॉट स्किन होती है, ठीक है।